सभी को नमस्कार। मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे फेक न्यूज़ के बारे में बात की थी और मैंने आपसे पहले वीडियो में वायदा किया था कि मैं हर बार कुछ नया विषय लेकर आऊँगा। तो इस बार का जो विषय है जिस पर मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ वो है सिटीजन जर्नलिज्म। सिटीजन जर्नलिज्म जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि ऐसी पत्रकारिता जिसमें सिटीजन की भागीदारी है। सिटीजन जर्नलिज्म या सिटीजन रिपोर्टर की जब हम बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट है कि वो कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है, वो एक ऐसा सिटीजन है जो जर्नलिज्म करता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है और हमारे मीडिया सर्कल में ये बात उठती रही है। कई हमारे जो मीडिया के साथी हैं वो इस बात से सहमत नहीं होते हैं कि अगर डॉक्टर बनने के लिए अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो फिर पत्रकार बनने के लिए क्यों ना अच्छे से अध्ययन किया जाए और वही व्यक्ति पत्रकार बने जिसने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, किसी मीडिया संस्थान से पढ़कर आया हुआ। आज विभिन्न मीडिया संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेजेस जो है मीडिया के विभिन्न कोर्सेज चला रहे हैं। कोई बीए जेएमसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के नाम से चलाता है, कोई मास्टर्स कोर्सेज अलग अलग नामों से चलाते हैं, एमजेएमसी, एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सो ऑन। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी मीडिया के चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जर्नलिज्म को पढ़े बगैर आप पत्रकार कैसे बन सकते हैं। मित्रों, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि पत्रकारिता के बारे में पहले से ही ये कहा जाता है कि जर्नलिज्म कैन नॉट बी टॉट बाय द यूनिवर्सिटीज, इट इज बाय पेन इटसेल्फ। कहने का आशय है कि पत्रकारिता तो एक जन्मजात कीड़ा है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपने पत्रकारिता का पूरी तरीके से अध्ययन किया हो तभी आप पत्रकारिता कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आगे बढ़ने के पहले ये मैं बताना चाहूंगा कि आखिरकार सिटीजन जर्नलिज्म है क्या। सिटीजन जर्नलिज्म एक तरीके की लोगों की, सिटीजन्स की भागीदारी है। ये विजिलेंट जर्नलिज्म है, पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म है। तो कहने का आशय यह हुआ कि जो नागरिक अपनी पत्रकार के तौर पे भूमिका निभाए वो सिटीजन जर्नलिज्म है। तो सिटीजन जर्नलिज्म कोई आज अचानक नहीं आ गया। सिटीजन जर्नलिज्म की प्रक्रिया बहुत पहले से रही है और सिटीजन किसी न किसी रूप में या तो लेटर टू एडिटर के पत्र मतलब संपादक के नाम पत्र के माध्यम से अपनी फीडबैक देता रहा है, या जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं पाठकों के माध्यम से उनके जो विचार हैं और समाचार हैं पहले भी लेते रहे। लेकिन ये जो सिटीजन जर्नलिज्म का जो कहना चाहिए कि प्रवाह आया वो खास तौर से जो 1990 का दशक है, जब इंटरनेट की शुरुआत होती है, उस दौरान ये जो है सिटीजन जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि इंटरनेट आने के बाद जो और ख़ास तौर से 2000 के दशक में जब फ़ोन आता है और इंटरनेट उससे जुड़ता है और फ़ोन के साथ साथ कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स आते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इनके माध्यम से लोग सोशल मीडिया से जुड़ने लगते हैं और सिटीजन जर्नलिज्म की शुरुआत होती है। अब सिटीजन जर्नलिज्म की ज़रूरत ही क्या है? जब साहब अब आप ये सवाल पूछेंगे कि आखिरकार इसकी ज़रूरत ही क्या है, क्यों सिटीजन जर्नलिज्म करें? जब मीडिया है, मीडिया को फोर्थ स्टेट के रूप में जाना जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो अपना काम कर रहा है, तो सिटीजन को ये काम क्यों करना चाहिए? तो इसको लेकर के ये धारणा रही है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कई बार वो अपनी सही भूमिका नहीं निभाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो खबर का एक कॉन्सेप्ट है
वो कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया जाता है, जो मेन स्ट्रीम के समाचार पत्र हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कि साहब खबर वो है जो लोक रुचि में हो या पब्लिक इंटरेस्ट में। तो कई बार एक व्यक्ति की समस्या है, वो पब्लिक का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है या उसके इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो कई बार उसकी बात मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती, या मेन स्ट्रीम मीडिया कई बार सरकारी तंत्र से नियंत्रित होता है, या ये माना जाता है कि इसमें औद्योगिक घरानों का जो है दबदबा है, या कारपोरेट्स ने उस पर कब्जा कर रखा है। जैसे मैं एक आंकड़ा यहाँ पर कोट करना चाहूँगा आपके साथ कि एक आंकड़ा है कि अमेरिका में 90% जो मीडिया है उस पे लगभग 6 कारपोरेट घरानों का जो है दबदबा है, कब्जा है। ऐसी स्थिति में आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कारपोरेट से प्रभावित नहीं होगी। भारत में जो मीडिया की स्थिति है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अमेरिका जैसी स्थिति है, लेकिन भारत में भी स्थिति कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मतलब कोई बहुत अलग स्थिति है। हालांकि ओनरशिप का जो पैटर्न है भारत में थोड़ा कुछ अलग है, लेकिन ज़्यादातर मीडिया घरानों में हम कह सकते हैं कि दो पतियों का दबदबा है। और यदि हम चीन की बात करें तो चीन में वैसे तो वहाँ के संविधान में कहा गया है कि जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वहाँ के नागरिकों को दिया गया है, लेकिन वो कथित तौर पर ही है। वहाँ पर जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है या ऑनलाइन मीडिया है, वो उसमें सेंसरशिप लागू होती है। वो बहुत ही वहाँ पर उस तरीके की स्वतंत्रता नहीं है। इसी तरीके से वर्ष 2000 की मैं एक साउथ कोरिया की घटना की चर्चा करना चाहूँगा। वहाँ के एक व्यवसायी हैं ओ युआन हो। ओ युआन हो ने 2000 में घोषणा कर दी कि हर नागरिक पत्रकार है। और उन्होंने ऐसी घोषणा क्यों की? उन्होंने घोषणा इसलिए की क्योंकि उनका ये मानना था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उनको सही जानकारी नहीं दे रहा है, वो अपनी सही भूमिका नहीं निभा रहा है। इसलिए उन्होंने ये घोषणा की और उन्होंने और उनके 3 जो सहयोगी हैं उन्होंने मिल करके एक ऑनलाइन समाचार पत्र और वेब पोर्टल शुरू किया जिसका नाम है ओ माई न्यूज़। ओ माई न्यूज़ को उन्होंने लगभग 700 से अधिक जो सिटीजन्स हैं उनको उनके माध्यम से उसकी शुरुआत की, जिन्हें सिटीजन रिपोर्टर के नाम से उन्होंने काम करने का अवसर दिया और उनसे कंट्रीब्यूशन कराया, उनसे रिपोर्टिंग कराई और उसके साथ उन्होंने शुरुआत की। और धीरे धीरे जो है पूरा कहना चाहिए कि काफिला जुड़ता गया, कारवां बनता गया और धीरे धीरे लगभग 50,000 जो नागरिक हैं वो उस पर कंट्रीब्यूट करने लगे। आज मतलब अरबों डॉलर्स का जो है उनका टर्नओवर है और उनकी वेब पोर्टल जो है, न्यूज़ का पोर्टल जो है वो बहुत ही सफलतापूर्वक निकालते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो सिटीजन्स हैं उन सिटीजन्स ने एक जो पत्रकार के रूप में काम करना शुरू किया और अपना अहम योगदान जो है उसमें देना शुरू हो गया। आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर करोड़ों और अरबों लोग जो है नागरिक पत्रकारिता कर रहे हैं। अब जो नागरिक पत्रकारिता है उसका क्या भूमिका है, नागरिक पत्रकारिता के माध्यम से क्या कोई हमें बड़ा सॉल्यूशन मिला है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो वैसे तो देखा जाए वैश्विक स्तर पर और जो है इस पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भारत की कुछ घटनाओं की यहाँ पर आपके समक्ष चर्चा करना चाहूँगा कि किस तरीके से जो सिटीजन जर्नलिज्म है, जो नागरिक पत्रकारिता है, मैं कुछ उन घटनाओं की चर्चा करके और फिर आपको बताऊंगा कि कितनी अहम भूमिका जो है जो सिटीजन जर्नलिज्म है वो समाज में निभाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो चर्चा करना चाहूँगा 2008 की मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी चर्चा करना चाहूँगा
कि 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ, उस दौरान नागरिकों ने अपने इस स्मार्टफोन के माध्यम से जो है फोटोग्राफ्स को कैप्चर करना, वीडियो बनाना और उसको विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उसको शेयर करना, और उनके जो वीडियो हैं, उनके जो फोटोग्राफ्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उनको कैरी किया। और ये कहीं ना कहीं जो नागरिक पत्रकार हैं, उन्होंने उस पत्रकारिता के दायित्व को परिपूर्ण किया, ऐसा हम कह सकते हैं कि उसमें जो कमी थी पत्रकारिता में, रिपोर्टिंग में, उसको भी उन्होंने अपनी भूमिका के माध्यम से पूरा किया। अब आप याद करिए 2011 के अन्ना हजारे के आंदोलन के बारे में। अन्ना हजारे का जो आंदोलन है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। लोकपाल का बिल लाया जाए देश में, उसके पक्ष में वो एक आंदोलन था। एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सोशल मीडिया या नागरिक पत्रकारिता की जबरदस्त भूमिका थी, बहुत अहम भूमिका थी। और पूरे देश में ऐसा लगा कि जैसे क्रांति सी आ गई है। और लगातार नागरिकों ने अपने वीडियो के माध्यम से, फोटोग्राफ के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से जो शेयरिंग की, उसके चलते जो देश में जागरूकता का माहौल बना और पूरा एक आंदोलन खड़ा हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो निसंदेह आज भी ऐतिहासिक तौर पर दर्ज है। 2013 में एक घटना की और चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पर विशेष तौर पे। 2013 में उत्तराखंड में एक जो कहना चाहिए कि बाढ़ की विभीषिका आई, उस विभीषिका में भी जो नागरिकों की भूमिका है, एक पत्रकार के तौर पर बहुत उभर करके आई, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जिस समय वो वहाँ आपदा आई, वहाँ पर कोई कहना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ पर उस दौरान मौजूद नहीं थी। तो जो नागरिकों ने वो एक पत्रकार के तौर पर जो उन मोमेंट्स को कैद किया और लोग जो शेयर किया, उसके चलते जो है लोगों को जानकारी मिली और पता चला कि ये इसकी कितनी भयावह स्थिति थी। 2012 में दिल्ली में निर्भया गैंगरेप कांड हुआ और उसके बाद उसको इंसाफ दिलाने के लिए जिस तरीके से आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन को नागरिकों ने अपने तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो उसके संबंध में जो है लगातार कैंपेन किया, लोगों को जागरूक किया, जो चीज़ें बताई, उसके चलते भी जो है ये नागरिक पत्रकारिता जो है बहुत सक्रियता से हमें देखने को मिली। 2020 में कोरोना वैश्विक महामारी जब आई, तो उस दौरान जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, अब ये चूँकि कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी थी जिसमें कहा गया साहब आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, जबकि मीडिया का काम है कि सोसाइटी के करीब जाना है, लोगों के पास जाना है। ऐसी स्थिति में पत्रकारिता बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई। आपने देखा होगा कि जो माइक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो माइक का इस्तेमाल रिपोर्टर करता था, उसकी आईडी है, वो लगातार कुछ उसमें जुगाड़ तंत्र लगा करके उसको लंबा किया जाने लगा। इसलिए किया जाने लगा कि उसके लिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तैयार ही नहीं थी। अब जो सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं इतनी तेजी से आ रही थी, ऐसी स्थिति में जो कुछ जिम्मेदार नागरिक हैं, उन्होंने भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई, जो है कंटेंट शेयरिंग में, है ना, और उसको मोमेंट्स को कैद करने में, कैप्चर करने में, जिसके चलते जो है जागरूकता भी आई। और हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि उसके चलते कई बार गलत सूचनाएं भी आई, चूँकि सूचनाओं का जब प्रवाह चलता है तो खास तौर से जो फेक न्यूज़ है वो बहुत तेज़ी से ट्रेवल करती है। ऐसा भी हुआ, लेकिन जिम्मेदार नागरिकों ने एक अच्छे पत्रकारी की भूमिका भी निभाई। अब जो सिटीजन जर्नलिज्म है, सिटीजन जर्नलिज्म नागरिक, यदि ह्यूमन राइट्स की बात करें, सामाजिक समरसता की बात करें, कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं,
वहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया मौजूद नहीं है, लेकिन नागरिकों ने वहाँ पर उसके वीडियो बना करके, फ़ोटो खींच करके, उनको कैप्चर करके और उनको शेयर किया। उसके आधार पर लोगों को पता चला कि कितनी बड़ी घटनाएं हो गई हैं। और अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक घटना घटी है, जिसमें एक नेता एक व्यक्ति के ऊपर जो है पेशाब कर रहा है, और वो घटना सोशल मीडिया के माध्यम से ही मेन स्ट्रीम मीडिया को पता चली, और उस पर जो है मध्य प्रदेश सरकार सक्रिय हुई। वहाँ के मुख्यमंत्री ने बाकायदे जो है पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए कुछ प्रयास किए। तो कहने का आशय क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कई बार जहाँ नहीं पहुँच पाती है, या कई बार ऐसा होता है कि हमें ये भरोसा नहीं होता कि वास्तव में ये जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से हमारी बात पहुँचेगी, तो वो नागरिक पत्रकारिता के माध्यम से वो बात सरकार तक और लोगों तक पहुंचती है, उसमें जागरूकता आती है और कई बार उसमें जो है एक्शन भी होता है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नागरिक पत्रकार हैं उन्होंने ना तो कोई डिग्री ली है मीडिया की, ना उसकी पढ़ाई की है। ऐसी स्थिति में जो एक रिक्वायरमेंट है पत्रकारिता की, एक न्यूज़ की जो रिक्वायरमेंट है, वो कैसे ठीक हो। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि जो भी नागरिक पत्रकार हैं, जो भी नागरिक पत्रकारिता करते हैं, अब देखिए आज नागरिक पत्रकारिता का महत्व कितनी तेजी से बढ़ा है, ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज हर समाचार पत्र सूचना देता है कि यदि आप नागरिक पत्रकार बनना चाहते हैं तो आप इस तरीके का हमें वीडियो बना के भेजें, इस तरह की हमें फ़ोटो खींच के भेजें, और इस तरीके का कंटेंट हमको आप आसपास की जो भी घटनाएं हो रही हैं वो हमें भेजें। हम उसकी सत्यता की जांच करेंगे, इसके बाद हम उसको अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। इसी तरीके से हर न्यूज़ चैनल ये काम कर रहा है, और लगभग हर न्यूज़ पोर्टल भी इस काम को कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज नागरिकों की जो भागीदारी है वो पत्रकारिता में बहुत तेजी से बढ़ी है। ऐसी स्थिति में हमें ये थोड़ा सा चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यदि हम अपना कंट्रीब्यूशन मीडिया को कर रहे हैं तो हम उस काम को बहुत जिम्मेदारी के साथ करें। तो ऐसा हम क्या करें, किस तरीके की हम अपनी भूमिका निभाएं कि जो है हम सही सूचनाएं ही लोगों तक पहुंचाएं। हम जल्दबाजी में कहीं फेक न्यूज़ ना पहुंचा दें, हम जो मीडिया के एथिक्स हैं हम उनको कहीं वायलेट ना कर दें, तो हम कहीं कानूनों का वायलेशन ना कर दें। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करें। इसके लिए चंद कुछ मेरे सुझाव हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं यहाँ आपको देना चाहूँगा। और तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपने अंदर एक हुनर विकसित करें। किस तरह का हुनर आपको विकसित करना है? सूचनाएं एकत्र करने का हुनर आपको विकसित करना है, लिखने का हुनर आपको अपने अंदर विकसित करना है, अच्छा फोटोग्राफ खींचने का एक हुनर विकसित करना है जो आपको प्रैक्टिस से आएगा। एक अच्छा वीडियो बनाना है कि कहाँ से किस एंगल से फोटोग्राफ लिया जाए, किस एंगल से वीडियो बनाया जाए कि वो वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो ये एक जरूरी काम है कि हम अपने अंदर एक हुनर विकसित करें। दूसरा जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि हर नागरिक को जो पत्रकारिता करना चाहता है वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। सूचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास होनी चाहिए। तो सूचनाओं के माध्यम है आपके पास। आज हर समाचार पत्र, हर चैनल अपना न्यूज़ पोर्टल निकालता है और डिफरेंट माध्यमों से हमको जो है सूचनाएं मिलती हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बहुत सूचनाएं मिलती हैं। तो इन सब से कनेक्टिविटी आवश्यक है और हम ज़्यादा से ज़्यादा सही सूचना जो है हमारे पास होना चाहिए। तो वेल इन्फॉर्म्ड होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े, यानी न्यू मीडिया से हमारा जुड़ाव होना जरूरी है और हम वहाँ से सूचनाएं लें और हम जो है सूचनाओं को शेयर भी करें जो आवश्यक है।
और नेचुरली जब हमें ये सब काम करना होगा तो उसके लिए स्मार्टफोन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्मार्टफोन के जो फंक्शंस हैं, स्मार्टफोन का जो उपयोग है हमें करना है, वो अच्छे तरीके से हमें करना आना चाहिए। वो भी एक कला है जो हमें सीखने की आवश्यकता है। और एक चीज़ और है इसमें, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम किसी विषय विशेष पर विशेषज्ञता हासिल करें। जैसे मैंने कई बार देखा है कुछ लोग नागरिक पत्रकारिता करते हैं, उनके बारे में मैं ये आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक आलोक सिंह हैं, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, और वो अपने ट्विटर के माध्यम से जो है कुछ ऐसी चीज़ों पर नज़र दौड़ाते हैं जो थोड़ी अनोखी हैं और वो आपकी भावनाओं को टच करेगी। तो उनके अंदर का जो पत्रकार है ऐसी चीज़ों को हमेशा खोजता रहता है और वो उसके माध्यम से लोगों के बीच में शेयर करते रहते हैं। तो वो ऐसी अनोखी चीज़ें जो लोगों को प्रभावित करें, जो लोगों पर इम्पैक्ट डालें, ऐसी चीज़ों पर आप विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। आपकी पॉलिटिकल विशेषज्ञता हो सकती है, आपकी सामाजिक विशेषज्ञता हो सकती है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो नागरिक पत्रकारिता है आज हर क्षेत्र में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। आप सामाजिक क्षेत्र में देखिए, आप राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, आप जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट के चुनाव हैं, या प्रधानमंत्री के ब्रिटेन में चुनाव हैं, या हम 2019 और 2014 के हम लोकसभा चुनाव हैं भारत के, उन पर नज़र डालें तो हम ये देखेंगे कि जो नागरिक पत्रकारिता है उसने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो इसलिए जरूरी है कि हम किसी विषय विशेष पर भी विशेषज्ञता हासिल करें, उसके हिसाब से काम करें। और एक जो बहुत अहम सुझाव है मैं आप सबको देना चाहूँगा कि हम एथिक्स का जरूर पालन करें। हम ऐसा नहीं करें कि हम जो है कुछ भी वीडियो के माध्यम से शेयर कर दें, कुछ भी हम फोटो के माध्यम से शेयर कर दें, हम ऐसे शब्दों का चयन कर दें जो है कहना चाहिए कि ठीक नहीं है, जो लोगों के बीच में जाएंगे तो उससे शर्मिंदगी हो सकती है। उन चीज़ों का हम ध्यान रखें कि हमें कितना दिखाना है, कितना बताना है, ये जरूर हमें सबको समझने की आवश्यकता है। और यदि हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और हम इसकी मर्म को समझते हैं, इसकी आवश्यकता को समझते हैं, तो मुझे लगता है जो नागरिक पत्रकारिता है वो जो हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में आर्टिकल 19(1) के तहत जो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी मिली हुई है, जो स्वतंत्रता मिली हुई है, हम उसका सही उपयोग कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है आपसे वादा करता हूँ कि नेक्स्ट जो मेरा एपिसोड होगा वो भी आपकी रुचि का ही होगा। तो मैं यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, आप टिप्पणी जरूर करें, अपने सुझाव जरूर दें, ताकि मैं लगातार आपके सुझाव और टिप्पणियों के आधार पर इसमें सुधार करता रहूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।